प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन से संबंधित वस्तुनिष्ठ या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। इन एक लाइन के प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो जाएगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मलयज का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मलयज का इसका मैं आंसर भी बताते जाती हूँ, इसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए संभव हो तो। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसी को वस्तुनिष्ठ जब करेगा तो मलयज का जन्म कब हुआ था और क ख ग ग करके 4 तारीखें दी गई रहेंगी, उसमें से एक आपको सही आंसर चुनना होगा, या फिर जगह के नाम में भी। तो इसलिए अगर आप ये एक लाइन का आंसर याद कर लेते हैं तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मलयज की किस दौर के कवि हैं। जो अभी मैंने बताया कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये नई दौर की कविता के अंतिम समय में इनका मलयज का उदय होता है। तो इसका आंसर होगा, मलयज किस दौर के कवि हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 1960 ईस्वी के आसपास नई कविता के अंतिम दौर में मलयज का पदार्पण हिंदी साहित्य में होता है। ठीक है। उसके बाद मलयज का मूल नाम क्या था। तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको उम्मीद किया जा सकता है कि 90% चांसेस में ये पूछा जा सकता है कि मलयज का मूल नाम क्या था। तो इनका भरत जी श्रीवास्तव नाम था। उसके बाद आपके लिए, मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। तो रचनात्मक कर्म, अर्थात संसार में जो कर्म होते हैं, जो षोडश कर्म भी कहा जाता है, उन कर्मों के बिना मलयज मानवीयता को अधूरा मानते हैं। उसके बाद से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। कोई भी रचना जो इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि ये निबंधात्मक रचना है या फिर ये कथात्मक है, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी रचना किस विधा की है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो ये डायरी विधा की रचना है। और ये तो सवाल आ ही सकता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, जिसमें कि 4 नाम हो सकते हैं या फिर ये वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। तो इसको आपको लिखना होगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो 4 नाम दिए गए रहेंगे, उनमें से मलयज का नाम छांट लेना है। उसके बाद से ये जो भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ ऊपर, ये सारे जो हैं आपके वस्तुनिष्ठ के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। चित्रकारी में कौन सा रंग संवेदनाओं को तेजी से भरता है। ये क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय दोनों हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक जगह लिखा है कि शोख और भड़कीले रंग जो होते हैं, तो शोख और भड़कीले रंग जो होते हैं वो संवेदनाओं को बड़ी तेज़ी से उभारते हैं। इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे कि चित्रकारी में कौन सा रंग संवेदनाओं को तेज़ी से उभारता है। तो इसमें जैसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है कि लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, लेकिन आपको इसमें लिखना होगा या फिर उस 4 ऑप्शन में से चुनना होगा। तो शोख और भड़कीले रंग को ही चुनना होगा। अच्छा, किसी भी रचना का मानदंड क्या है।
ठीक है। तो ये है शब्द और अर्थ, दोनों ही किसी रचना के मानदंड होते हैं। और सारी इससे ज़्यादा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जा सकता है। व्याख्यायित पंक्तियाँ कुछ हैं जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। फिर वो लास्ट में जो एक पंक्ति है कि बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है तब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है, मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। इस 2 लाइन को देके और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से, किस पाठ से उद्धृत हैं और इसके रचनाकार कौन है, इसकी व्याख्या करें। तो इस जब तक आप पाठ को पढ़े नहीं रहिएगा तब तक आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। चूँकि शुरू में प्रस्तुत पंक्तियाँ मलयज रचित हंसते हुआ मेरा अकेलापन से ली गई हैं। व्याख्या का जो नियम है, ये एक डायरी विधा की रचना है। इसमें प्रस्तुत संदर्भ में कवि जो लेखक जो हैं वो पार्क में बैठे हुए हैं, वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं और अचानक ही उनका मन एक अज्ञात भय से घिर जाता है। तो ये जो पंक्तियाँ इतना कुछ लिखने के लिए, तो इससे व्याख्या में ये किस संदर्भ में आया है और किस उसके पीछे का और उसके आगे का, मतलब दोनों सिचुएशन को आपको वर्णित करना पड़ता है। तो इसलिए व्याख्या के लिए आपको इन पंक्तियों को पढ़ना पड़ेगा और किताब को लेके जितने भी पाठ हैं 1-2 बार बस रीडिंग आप कर जाइए, तो व्याख्या के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। चूँकि जब वहाँ एग्ज़ाम में आप उन पंक्तियों को या उस संदर्भ को पढ़िएगा तो स्वतः आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये कहाँ से रचित है और किस लेखक द्वारा है, किस संदर्भ में है, और व्याख्या में बस यही करना होता है। ठीक है, अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।